हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम सभी को। स्वागत है आप सभी का आर एस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास नंबर 4 कर रहे हैं, जो अपने केवीएस एग्ज़ाम और डीएसएसबी एग्ज़ाम के लिए है भाई। इससे पहले अपनी 3 वीडियो हो चुकी हैं, आप उनको भी ज़रूर देखना, क्योंकि ये जो बुक है सरोहा पब्लिकेशन की, ये एक मान के चलो कि नींव है साइकोलॉजी की। यहाँ से बहुत सारे पॉइंट क्लियर होने के बाद ये मान के चलो कि 50+ स्कोर तो अपना आराम से हो जाएगा। जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो निकल जाएंगे, और बचे जो डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन है वो NIOS से कंप्लीट होंगे भाई अपने। ठीक है, ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद, ये बुक सीरीज होने के बाद हम NIOS की बुक है उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि NIOS की एक्सरसाइज स्टार्ट की जाए, जैसे ब्लॉक नंबर 506 के क्वेश्चन कितने बनते हैं वो वाले, ब्लॉक नंबर 501 के मतलब 10 ब्लॉक हैं, उन 10 के 10 ब्लॉक से एक ब्लॉक से मान के चलो कि 500 क्वेश्चन निकल गए। तो ऐसे अगर आप चाहते हो कि वो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करें यूट्यूब पर एक्सरसाइज करने, तो आप कमेंट के अंदर एक बार बता देना, तो हम स्टार्ट कर देंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज अपना चैप्टर है 4। चैप्टर का नाम है वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये चैप्टर जो है अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेम यही चैप्टर ब्लॉक नंबर 506 है NIOS का, उसका फर्स्ट चैप्टर है जो बिल्कुल सेम है। इसमें तो हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे कि ये मान के चलो किशोर अवस्था तक पढ़ेंगे। यहाँ इसमें सरोहा पब्लिकेशन की बुक में इसमें तो सिर्फ ये मान के चलो कि मतलब डिटेल नहीं बताया, डिटेल तो बहुत है, लेकिन NIOS में इससे भी ज़्यादा डिटेल दी हुई है। तो ये टॉपिक यहाँ से करने के बाद फिर एक बार NIOS से करेंगे, तो ये मान के चलो कि 50% तो यहाँ कवर हो जाएगा। DSSB लेवल के लिए बोल रही हूँ मैं, ठीक है, और 50% यहाँ कवर हो जाएगा। अगर किसी बच्चे ने CTET देना है तो CTET के लिए तो भाई ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। वृद्धि, ग्रोथ क्या है? जब हमारे शरीर की संरचना और आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। वृद्धि हमारी बाह्य रूप से होती है। ग्रोथ का मतलब है हमारी जो बॉडी है इसके अंदर चेंज आना। ठीक है, जैसे मोटा होना, पतला होना, लंबाई बढ़ना, ये सब क्या है, ये ग्रोथ के अंदर आते हैं। शरीर की संरचना मतलब बॉडी के जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर आकार का बढ़ना शुरू हो जाता है, उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। जब हमारा भार, लंबाई, हाथ पैर बढ़ने शुरू होते हैं तो इसे वृद्धि कहते हैं। वृद्धि एक समय तक चलती है, और जब इसमें परिपक्वता मैच्योरिटी आ जाती है तो यह रुक जाती है। ठीक है, अब आके देखो हर्बर्ट ने क्या बोला है। इनके अनुसार शरीर का बड़ा और भारी होना वृद्धि कहलाता है, और शरीर और व्यवहार के किसी पहलू में जो परिवर्तन होते हैं उसे अभिवृद्धि कहते हैं। इसको ध्यान रखना। आगे है अपना डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? जब हमारे मानसिक, सामाजिक, स्वेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिवर्तन आते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं। विकास के अंदर अपना ऑल राउंड डेवलपमेंट आ गया, मानसिक भी, सामाजिक भी, स्वेगात्मक भी और बौद्धिक भी। ठीक है, इसके अंदर अपना सारा का सारा डेवलपमेंट इंक्लूड है। हमारा विकास जीवन भर चलता है, परंतु विकास की गति कभी तेज तो कभी धीमी रहती है। स्किनर ने क्या बोला डेवलपमेंट के बारे में कि विकास एक कर्मिक मतलब कर्म के अनुसार और मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया, मीन्स कर्म से होगा और मंद गति से होगा। और हरलोक ने बोला है कि विकास की प्रक्रिया बालक के गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलती रहती है, लेकिन जो अपनी वृद्धि है वो एक निश्चित समय तक रुक जाती है, और अपना विकास है ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। हरलोक ने बोला है कि विकास की प्रक्रिया, हाँ ये तो हो गया। अरस्तु की देखो, विकास आंतरिक व बाह्य कारणों से व्यक्ति में होने वाला क्या है? परिवर्तन है। आंतरिक तो हमारे क्या हो गए, आंतरिक जो बॉडी के स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है वो इसी के अंदर, मीन्स वृद्धि है ना। वृद्धि विकास का भाग है। वृद्धि किसका भाग है? वृद्धि विकास का ही भाग है। तो इसीलिए क्या बोल रहा है कि विकास आंतरिक परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन के हमारे अंदर क्या आ गई? वृद्धि, एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में होने वाला क्या है? परिवर्तन है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एक क्वेश्चन तो मान के चलो कि 100% आता है इस टॉपिक से। वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि
वृद्धि का स्वरूप बाह्य है जिसे हम देख सकते हैं और माप सकते हैं, और विकास का स्वरूप क्या है, आंतरिक और बाह्य दोनों है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है और विकास क्या है, जीवन भर चलता रहता है। वोम टू टोम तक चलता है विकास अपना, ठीक है, मतलब गर्भ से कब्र तक हमारा डेवलपमेंट होता रहता है। और वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। मान के चलो कि हमारी किशोरावस्था के बाद 17 या 18 वर्ष के बाद हमारी क्या होती है, ग्रोथ या हाइट बढ़ना रुक जाती है। ठीक है, लड़कियों की तो हाइट 15 साल तक बढ़ती है। एनआईओएस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं, ये नॉर्मली भी ऐसे ही होता है, लेकिन एनआईओएस में ये बात लिखी है, एनआईओएस और एनसीईआरटी, लड़कियों की हाइट 15 साल तक बढ़ती है और लड़कों की हाइट कितने साल तक, 17 साल तक बढ़ती है। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती, उदाहरणतः कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। विकास में निश्चित क्रम होता है, उदाहरणतः हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखने की इसमें कि वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं होती है और विकास क्या है कि निश्चित क्रम में होता है। वृद्धि दिशाहीन होती है और विकास एक निश्चित दिशा में होता है। आगे देखो, वृद्धि और विकास इसमें दे दिए कि वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, हमारे भार और लंबाई को माप सकते हैं, लेकिन विकास का हम मापन नहीं कर सकते कि हमारा नैतिक विकास, सामाजिक विकास और बौद्धिक विकास कितना हुआ है। वृद्धि केवल परिणामात्मक है, क्वांटिटेटिव है, जबकि विकास क्या है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों है। आगे है, वृद्धि जीव कोशिकाओं मीन्स सेल पर आधारित होती है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं और जो शरीर का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। विकास संगठनात्मक तरीके से होता है, क्योंकि विकास सभी विकास का एक संगठन है। ठीक है, मतलब एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब शरीर की सभी तरीके का विकास होना, क्योंकि इसके अंदर हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट सभी शामिल है। तो इसीलिए क्या हो गया, इस सभी विकास का क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, संगठन हो गया, तो इसीलिए विकास को एक संगठन बोला है। और वृद्धि क्या है, वृद्धि हमारे जो सेल ऑर्गन्स के अंदर जो परिवर्तन होते हैं उसको शामिल करती है। ठीक है, वृद्धि होने से विकास हो सकता है और नहीं भी। उदाहरणतः जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़ेगा। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि बच्चे की वृद्धि हो रही है तो उस टाइम उसका विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उनका नैतिक विकास, सामाजिक विकास और बौद्धिक विकास क्या होता है, बढ़ता रहता है। एक समय के बाद मान के चलो कि हमारी हाइट रुक जाती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारी जो बौद्धिक स्तर है वो उतना ही रहेगा, उसमें क्या है, समय के अनुसार क्या चेंज होते रहते हैं। आगे अपने विकास की अवस्था, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। प्रसवपूर्ण अवस्था, प्रसवपूर्ण अवस्था गर्भधान से जन्म तक होती है। ठीक है, 290 दिन का कार्यकाल किसका माना जाता है, गर्भधान का माना जाता है। शैशव अवस्था 0 से 2 साल की होती है। बाल्य अवस्था कितने की होती है, 3 से 11 साल की होती है, जिसमें पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था शामिल है। फिर हमारी किशोर अवस्था होगी 12 से 16 साल, और वयस्क अवस्था या प्रौढ़ावस्था होगी 18 से 60 साल, और वृद्धावस्था ऊपर होगी हमारी 60 से ऊपर। आगे देखते हैं प्रसव पूर्ण अवस्था। यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है। यह अवस्था विकास की प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है। शैशव अवस्था, इन्फेंसी, ये होती है 0 से 2 साल, और ये होती है प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है और जन्म तक होती है। ये शैशव अवस्था में बच्चे के जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बच्चे अपनी स्वेदीय इंद्रियों के सहारे वस्तुओं का, मीन्स क्या है कि इसके अंदर बच्चे हैं ना क्या सीखते हैं, सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से सीखते हैं। जो उसकी जो सीखने का जो मेन वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, केंद्र मान लो, वो क्या होता है, उसका सेंस ऑर्गन होते हैं। और इसके अंदर, इसी स्टेज के अंदर 9 से 12 महीने के अंदर बच्चे में क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस,
ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो वस्तु स्थायित्व नहीं होता है, लेकिन उसके बाद ये 16 से 18 महीने के आसपास, मतलब जब ये 2 साल का होने को होता है बच्चा, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, और पहले उसमें नहीं होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है। और आगे है शैशव अवस्था की विशेषताएं। शैशव अवस्था में बच्चा अपने स्वयंगों का प्रदर्शन करना शुरू कर देता है, जैसे रोना और हंसना। 3 तरह के स्वयं होते हैं, FAL, फियर, एंगर और लव। ये तीनों स्वयं बच्चे में शैशव अवस्था में ही स्टार्ट हो जाते हैं। इन्फेंसी स्टेज के अंदर 3 स्वयं ये मुख्य भूमिका निभाते हैं। आगे देखो भाई, आगे दिया है कि इस अवस्था में बच्चा अनुकरण करना सीख जाता है और बड़ों के बोले हुए शब्दों की नकल करके सीखता है। इस अवस्था में उसका विकास तीव्र गति से होता है। सबसे ज़्यादा अगर हम विकास देखें, डेवलपमेंट देखें, तो किस अवस्था के अंदर होता है? वो शैशव अवस्था के दौरान ही होता है, इन्फेंसी के अंदर ही होता है। इस साल के बाद बच्चा मानसिक क्रियाओं का भी सहारा लेना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बच्चा पूर्णतः दूसरों पर निर्भर रहता है, क्योंकि वह इतना बड़ा नहीं होता कि वो सारे काम कर सके। ठीक है। और इस अवस्था में बच्चा जो उसका केयर गिवर होता है, जो उसकी केयर करता है, उसके प्रति उसका विश्वास क्या होता है? बढ़ता जाता है। और उसी को देखकर बच्चा नई नई प्रतिक्रियाएं करता है और उसी से कुछ ज़्यादा चीज़ें सीखता है। मतलब जो उसकी केयर करता है ना बच्चे की, उसके गुण, मतलब बच्चे के अनुसार बच्चा उसकी नकल करके सीखने लगता है। आत्म प्रेम की भावना भी विकसित होती है इसके अंदर। आगे देखते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था चाइल्डहुड, इससे लगभग सीटेट में तो आते ही हैं क्वेश्चन, और अपने कौन सा एग्जाम है, एचटेट एग्जाम हो गया और सीटेट एग्जाम हो गया और DSSB एग्जाम, इनके अंदर पक्का क्वेश्चन बनता है इससे, बाल्यावस्था से और किशोरावस्था से। इस अवस्था में बच्चे में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। हाँ, जो ये लाइन है ना कि बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, इससे एक क्वेश्चन बनता है कि किस अवस्था में बच्चे में वयस्कता के गुण आने शुरू हो जाते हैं। क्या बोला? कि किस अवस्था के अंदर बच्चे में वयस्कता के गुण आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो किसके अंदर होते हैं? चाइल्डहुड के अंदर होते हैं। तो इसका विकास भी होना शुरू हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा दोस्तों के साथ मिलना जुलना पसंद करता है। इस अवस्था में बच्चा सामाजिकता की ओर अग्रसर होता है। इस अवस्था में बच्चे में संग्रह प्रवृत्ति का विकास होता है। वह चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, चाहे वे उसके काम की हों या न हो। मतलब बच्चा अपने संग्रह प्रवृत्ति में खिलौने भी आ गए उसके, और बहुत सारी चीज़ें आ गई, चाहे उसकी वो काम की चीज़ हो या ना हो। ठीक है। और बाल्यावस्था की विशेषताएं देखो। बाल्यावस्था की विशेषता क्या है कि इस अवस्था में बच्चे में सहयोग, प्रेम, सहानुभूति का विकास होता है। जिज्ञासा बढ़ जाती है। सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास भी इसी अवस्था में होता है। आज्ञाकारिता के गुण भी इस स्टेज के अंदर सीखता है। इस अवस्था को, ये बार बार क्वेश्चन बनता है कि किस अवस्था को खिलौनों की अवस्था बोलते हैं। खिलौनों की आयु किसको बोलते हैं? बाल्यावस्था को बोलते हैं। अगर ऑप्शन में दिया हो, बाल्यावस्था ना देकर दिया हो पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, या कौन सी? उत्तर बाल्यावस्था, तो फिर हम राइट आंसर होगा पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है। और इस अवस्था में बच्चा आकृतियों को पहचानना स्टार्ट कर देता है और मूर्त अवस्थाओं पर सोचना शुरू कर देता है। ध्यान रखना, केवल सोचना शुरू कर देता है। ये क्वेश्चन बनता है पियाजे की जो थ्योरी है ना उससे, कि बच्चा तार्किक रूप से सोचना किस अवस्था में शुरू कर देता है? बाल्यावस्था में शुरू कर देता है, जो 2 से 7 साल की दिखा रखी है ना उसमें, उसके अनुसार। इस अवस्था में बच्चे को पुरस्कार और दंड का प्रभाव पता चलता है। इस अवस्था में बच्चा दूसरों का निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन करके सीखता है। माँ बाप के साय से परे बालकों की संगत पसंद करता है, मीन्स ग्रुप में रहना, पीयर ग्रुप में रहना पसंद करता है। और इस अवस्था में ओडिपस और इलेक्ट्रा की भावना ग्रंथि का विकास होता है। जो इलेक्ट्रा ग्रंथि है वो तो होती है गर्ल्स के अंदर। ठीक है। जो कि गर्ल्स का अपने पिता के प्रति क्या दिखाता है? ज़्यादा अट्रैक्टिव होना पिता के प्रति दिखाता है। और ओडिपस होती है बॉय के अंदर, बॉय अपनी माता के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। और ये जो ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि हैं, इनके बारे में किसने बताया था? फ्रॉइड ने बताया था भाई, सिगमंड फ्रॉइड ने इन दोनों ग्रंथियों के बारे में बताया था। आगे देखो, ओडिपस ग्रंथि, हाँ ये आगे बता रखा है। फ्रॉइड के अनुसार लड़के अपनी माता के पास ज़्यादा खुश रहते हैं, उनमें मातृ प्रेम भावना रहती है, उनकी मातृ प्रेम भावना ज़्यादा होती है। इसमें लड़के अपने पिता के प्रति द्वेष दिखाते हैं। आगे है इलेक्ट्रा।
इस अवस्था में लड़की अपने पिता की तरफ प्यार बढ़ाती है तथा माता की तरफ द्वेष भावना रखती है। अर्थात जब लड़की में विपरीत लिंग अर्थात अपने पिता के प्रति लुभाने की भावना बढ़ जाती है तो इसे इलेक्ट्रा अवस्था बोलते हैं। आगे है किशोर अवस्था, एडोलसेंस। यह अवस्था जीवन की सबसे जटिल अवस्था है, जिसे स्टैनले हॉल ने कौन सी अवस्था ये लिख रखा भाई, स्टैनले हॉल ने इसे बहुत दबाव, तनाव और तूफान और संघर्ष की अवस्था भी बोला है। इस अवस्था में बच्चा अगर अच्छे दोस्तों अच्छे रास्ते पर चलता है तो वह बहुत अच्छे गुणों का विकास करता है, और अगर बच्चा रास्ते से भटक जाता है तो उसके अंदर नकारात्मक विचार आते हैं। इस अवस्था को तूफान अवस्था भी कहा जाता है, मतलब तूफान की अवस्था बोलते हैं इस अवस्था को। और इस अवस्था में बच्चों में सुंदरता के भाव आना शुरू हो जाते हैं। आगे देखो भाई, इसकी जो विशेषताएं क्या है किशोर अवस्था की। इस अवस्था में शारीरिक विकास काफी हद तक परिपक्व हो जाता है और मैच्योरिटी आ जाती है। इस अवस्था में बच्चे में मानसिक विकास हो जाता है, अमूर्त चिंतन करते हैं। ये देखो, ऊपर तो क्या था, बाल्यावस्था के अंदर तो बच्चे मूर्त चिंतन करते थे, लेकिन किशोर अवस्था में अमूर्त चिंतन स्टार्ट हो जाता है। इस अवस्था में बच्चों की सोचना तार्किक एवं औपचारिक रूप से हो जाता है, मीन्स लॉजिकल सोचते हैं वो। ऊपर वाली अवस्था थी जो उसमें लॉजिकल नहीं सोचते थे, और इसमें लॉजिकल सोचते हैं। बच्चा प्रतियोगिताओं, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना की ओर अग्रसर होता है। और इस अवस्था में बच्चा अपनी सुंदरता के बारे में सोचता है। वह सोचता है कि खुद को दूसरों के नजरों में कैसे सुंदर दिखाया जाए। और इस अवस्था में लड़के और लड़कियों में काम की भावना बढ़ जाती है और रीति रिवाजों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। सहयोगी हो जाते हैं, अपने परिवार की पहचान बनाने की और खुद की पहचान बनाने की भी कोशिश करते हैं। आगे है प्रौढ़ावस्था। यह अवस्था 20 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में व्यक्ति औपचारिक तार्किक गुणों का महारत हासिल कर लेता है। वह एक एक तथ्य के आधार पर सोचता है। और प्रौढ़ावस्था की विशेषताएं देखिए एक बार। इस अवस्था में व्यक्तियों में जननात्मकता आ जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति का इतना विकास हो चुका होता है कि वह एकदम से अपने फैसले ले सकता है, मतलब एकदम तुरंत फैसले ले सकता है किसी भी चीज़, क्योंकि एक्सपीरियंस ही इतना हो चुका होता है उस एज तक। और व्यक्ति का दिमाग ज़्यादा तार्किक हो जाता है, पारिवारिक गतिविधियों में ज़्यादा रहते हैं और मनुष्य का परिवार के प्रति प्यार बढ़ जाता है। और इस अवस्था में इतना अनुभव हो चुका होता है कि कोई भी काम वो आसानी से कर लेते हैं। आगे है वृद्धावस्था। यह हमारी लास्ट स्टेज होती है, 60 वर्ष से ऊपर होती है और परिपक्वता की आखिरी स्टेज होती है। इसमें काफ़ी हद तक विकास हमारा पूरा हो, विकास नहीं, इच्छाएं हमारी लगभग कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। और मनुष्य का जो स्वभाव है ना वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, और स्वभाव चिड़चिड़ा होने की वजह से थोड़ी सी समायोजन के अंदर क्या आती है, कमी आती है। इस स्टेज के अंदर व्यक्ति सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, ठीक है। और इतनी एज होने के बाद जो शारीरिक अक्षमता है वो भी थोड़ी कमजोर हो जाती है और संवेदनशील हो जाते हैं बच्चों की तरह। आगे देखो, विकास के प्रकार। मानसिक विकास, शारीरिक विकास और क्रियात्मक विकास, सामाजिक विकास, ये दे रखे हैं। इसमें देखो मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। जब हमारे दिमाग की सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है तो उसे मानसिक विकास कहते हैं। मानसिक विकास में हमें बौद्धिक, ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक विकास भी बोलते हैं। मानसिक विकास में निम्नलिखित क्षमताएं होती हैं। देखो, समस्या समाधान करना मानसिक विकास के अंदर आता है। प्रत्यक्षीकरण करना मानसिक विकास के अंदर आता है। कल्पना हो गया, चिंतन, थिंकिंग, स्मृति, भाषा विकास और प्रत्यय और अवलोकन और तर्क, ये सभी मानसिक विकास से संबंधित है। मानसिक विकास की विशेषताएं देखो, मानसिक विकास से ही हमारे सभी विकास जुड़े होते हैं और मानसिक विकास ठीक है तो हमारा भाषा विकास, वेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, सारे विकास सही से होंगे। क्योंकि ये देखो कि भाई जैसे हमने हमारे आस पड़ोस में या कहीं इधर उधर किसी बच्चे के बारे में देखा होगा, अगर वो थोड़ा सा भी उसके में प्रॉब्लम है ना, मेंटल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है, तो उसके सभी के सभी विकास क्या होंगे, प्रभावित होंगे। अगर उसका एज के अनुसार उसका माइंड काम नहीं करेगा तो उसके जो सामाजिक विकास है, समाज के अंदर घुलना मिलना और बच्चों के साथ रहना, वे सभी विकास उसके प्रभावित करेंगे। मानसिक विकास होने के बाद हमारी चिंतन करने की क्षमता बढ़ जाती है और हम चिंतन के द्वारा अपने काम को हल कर लेते हैं। और जो मानसिक विकास के द्वारा ही हम किसी भी वस्तु है उसमें डिफरेंस कर सकते हैं, ध्वनियों को पहचान सकते हैं। मीन्स मान के चलो कि सारे ही काम अपने दिमाग से होते हैं फिर।
मूर्त और अमूर्त वस्तुओं पर चिंतन करना भी मानसिक विकास के बाद ही संभव होता है। शारीरिक विकास देखो, शारीरिक विकास से तात्पर्य बच्चों में उम्र के अनुसार शारीरिक आकार, शारीरिक अनुपात और तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, दांतों, मांसपेशियों समुचित विकास है विभिन्न प्रकार से होता है। कभी बच्चों में यह तेज हो जाता है और कभी कम हो जाता है। क्रियात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट, मानसिक तंत्रिकाओं तथा तंत्रिका केंद्र में समन्वित क्रियाओं के द्वारा शारीरिक गति पर नियंत्रण करना क्रियात्मक विकास कहलाता है। देखो, जो ये क्रियात्मक विकास है ये दो तरह का होता है भाई, हमने देखा होगा इसके बारे में। जो दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो हो गया ये फाइन मोटर स्किल और एक हो गया ग्रोस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल के अंदर तो हमारी जो छोटी मांसपेशियां हैं ना, उन पर हम अपनी पकड़ बनाते हैं, और जो ग्रोस मोटर स्किल है इसमें हम बड़ी मांसपेशियों पर अपनी पकड़ करते हैं। इसमें तो जैसे ये देखो, फाइन मोटर स्किल में हो गया जैसे ब्लॉक बनाना, और तर्जनी छोटी उंगली होती है हमारी, अंगूठे की सहायता से वस्तु को पकड़ना। और जो ग्रोस मोटर स्किल है इसमें उछलना कूदना, जैसे साइकिल वगैरह चलाना, ये हमारी ग्रोस मोटर स्किल के अंदर आ गई। आगे देखो, आगे है भाई अपना सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट क्या है कि समाज के अंदर हमारा कैसा व्यवहार है और हमारी लोगों के साथ कैसी बोलचाल है, वो सभी सामाजिक विकास के अंदर आता है। ठीक है, सामाजिक विकास से बच्चे अपने सगे संबंधियों मधुर संबंध बनाते हैं, और सामाजिक विकास बच्चे के अंदर भाव और स्वयं क्या करता है, उत्पन्न करता है। स्वेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, स्वयं व्यक्ति की उत्तेजना अवस्था का दूसरा नाम है। क्या बोल रहा है कि इसके जो स्वयं है ना, इमोशन है, जो व्यक्ति की जो उत्तेजित अवस्था का दूसरा नाम है। भय, क्रोध, घृणा, करुणा, आश्चर्य आदि प्रमुख स्वयं है। जब बच्चा अपने स्वयंगों को प्रदर्शित करना शुरू करता है तो उसमें स्वयंगों का विकास होना शुरू हो जाता है। ये कुछ परिभाषाएं दी हैं, इनको बेशक रहने देना। भाषा विकास, जब बच्चा अपने भावपूर्ण अर्थपूर्ण शब्दों में बच्चा अपने भाव, जो अपने उसकी इमोशंस हैं, वो शब्दों में व्यक्त करना शुरू कर देता है, और उसमें बच्चा ध्वनि के सूक्ष्म अंतर, वर्ण, शब्द, वाक्य, काल आदि को जानता है। मतलब देखो, ये बात है कि जब हम अपनी उचित लय के साथ और उचित गति के साथ जब अपने बात को किसी दूसरे के सामने व्यक्त कर देते हैं तो हमारा भाषा विकास अच्छे से हो जाता है। ये देखो, यहाँ देखो कि इसमें बोल रहा है कि 4 वर्ष की आयु के लगभग 5600 शब्द सीख जाता है बच्चा, और 5 साल की आयु में कितने 9600 शब्द सीख लेता है। 6 वर्ष की आयु में 14,000 के अराउंड, और 7 वर्ष की आयु में। ये हर एक बुक में आपको अलग अलग मिलेगा, इसका डाटा कहीं से कर लेना, अलग अलग मिलेगा। हाँ, बस थोड़ा सा अंदाजा लगा के चलना कि इतने हो गए इतने हो गए। ठीक है, जैसे 2 वर्ष का बच्चा कितने शब्द सीख लेता है, 2 सीख लेता है। 3 साल का बच्चा कितने सीख लेता है, 296 शब्द सीख लेता है। 4 साल का बच्चा कितने सीख लेता है, 896। मतलब ऐसे हर एक बुक में आपको अलग अलग मिलेगा। विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो देखो, डेवलपमेंट को कौन से कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। पोषण विकास को प्रभावित करता है। यदि हमारे खाने में उपयुक्त पोषण तत्व होंगे तो विकास तीव्र गति से होगा। वायु तथा प्रकाश से विटामिन मिलते हैं। विटामिन डी से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी किससे मिलती है, हमें प्रकाश से मिलती है, सूर्य के प्रकाश से। और वंशानुक्रम भी हमारे शरीर को प्रभावित करता है, हेरिडिटी। और माता पिता का जैसे शारीरिक विकास होगा वैसे ही बच्चे का शारीरिक विकास होगा। अगर उनका बॉडीली स्ट्रक्चर ज़्यादा हेल्दी है, हट्टे कट्टे लंबे हैं, तो बच्चे भी लगभग वैसे ही होते हैं। वातावरण का ही बच्चे के जो डेवलपमेंट है उस पर बहुत ज़्यादा क्या प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि इससे पहले हम ये टॉपिक वंशानुक्रम वातावरण किया था तो उसमें अच्छे से बताया था कि कैसे तो बच्चे के विकास पर हेरिडिटी प्रभाव डालती है और कैसे भाई एनवायरनमेंट डालता है। आगे है प्रजाति। बच्चे पर प्रजाति का प्रभाव पड़ता है। अगर हमारी प्रजाति बुद्धिमान और ईमानदार होगी तो हमारे बच्चे भी हमारे जैसे ही बुद्धिमान और ईमानदार होंगे। ठीक है। लिंग, लड़के और लड़कियों में विकास की भिन्नताएं पाई जाती हैं। किसी अवस्था में लड़कों का विकास की गति तेज होती है और किसी अवस्था में लड़कियों की। देखो, ऐसा माना जाता है कि जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था के अंदर लड़कियां हैं ना, लड़कों से बड़ी दिखाई देती हैं, और लगभग 2 साल के अराउंड लड़कियों का विकास लड़कों से जल्दी होता है। इसीलिए तो लड़कियों की हाइट 15 साल तक और लड़कों की हाइट 17 साल तक बढ़ती है। और बाल्यावस्था के अंदर तो लड़कियां बड़ी दिखाई देती हैं लड़कों से, और किशोर अवस्था के अंदर एकदम लड़कों की हाइट निकल जाती है और लड़कियों की हाइट क्या कम होती है। ठीक है।
आगे देखते हैं भाई, आगे अपना है बुद्धि। बुद्धि भी विकास को प्रभावित करती है। हमारे अंदर जितनी भी बुद्धि का स्तर होगा उतना ही हमारा सामाजिक विकास, नैतिक विकास और स्वयगात्मक विकास क्या होगा, अच्छा होता जाएगा। आगे है बाल विकास के सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या है कि दो व्यक्ति समान नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम है वो समान होता है। मतलब क्या है कि जो प्रिंसिपल है वो यूनिफॉर्म पैटर्न में होता है। समान मतलब या तो कोई इंडिया का बच्चा हो या अमेरिका का हो या अफ्रीका का, कहीं का भी हो, मतलब बच्चे का जो विकास है ना, विकास का जो क्रम है वो सभी जगह बराबर होगा। पहले बच्चे क्या करेंगे, बैठना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद वो खड़े होना स्टार्ट करेंगे, फिर एक दो कदम बढ़ाएंगे, फिर चलना स्टार्ट करेंगे। यही क्रम हर एक जगह चलेगा, मतलब हर एक जगह सभी जगह यही पैटर्न होगा। आगे देखो विकास की दिशा। विकास की दिशा का, हमारा विकास सदैव सिर से पैर की ओर होता है। कैसे होता है, सिर से पैर की ओर। सिर से पैर की ओर विकास को हम बोलते हैं स्फेलोकोडल विकास, मतलब सिरोपदीय मुखी विकास। बच्चा सबसे पहले अपने सिर को हिलाते हुए धड़ को स्थिर करता है सिर से पैर की ओर विकास में, और उसके बाद शरीर के अन्य भागों को स्थिर करता है। दूसरे शब्दों में बच्चा जब पैदा होता है तो उसका सिर सबसे भारी होता है, ठीक है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है, और जब विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है तो इसे मस्तिष्कोद्मुखी स्फेलोकोडल बोलते हैं। और दूसरी तरफ विकास का क्रम अनुक्रम मध्य से शुरू होकर बाह्य की ओर होता है, जिसे दूरस्थमुखी विकास या प्रोक्सिमो डिस्टल बोलते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि विकास का जो सीक्वेंस है वो क्रम में चलता है। आगे है भिन्नता का सिद्धांत। विकास की अलग अलग अवस्थाओं में विकास की गति क्या है, अलग अलग होती है। यह कभी तीव्र होती है तो कभी मंद हो जाती है। जैसे ये देखो, विकास जो है शैशव अवस्था के अंदर, इन्फेंसी के अंदर तो बहुत तेजी से होता है, फिर चाइल्डहुड के अंदर धीरे हो जाता है, और फिर एडोलसेंस के अंदर फिर तेजी से होने लगता है। तो यही है कि विकास की गति कभी मंद होती है और कभी तेज होती है। निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, केवल इसकी गति मंद व तेज होती रहती है। सामान्य से विशिष्ट। विकास कभी न रुकने वाली अवस्था है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। मतलब कभी तो मंद होगी, कभी तेज होगी, लेकिन चलेगी क्या, वोम टू टॉम तक चलेगी। ये तो हमने कर लिया, रिपीट हो गया भाई ये। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत देखो। हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्योंकि छोटे बच्चे अपनी उंगलियों से अपने चारों तरफ जुड़े हुए कपड़ों को सामान्य रूप से पकड़ना सीख लेते हैं, और बाद में उन्हीं उंगलियों से पेन, गिलास, कप आदि। मतलब क्या है कि पहले तो बच्चा पूरा हाथ यूज करेगा और उसके बाद उसकी छोटी जो फाइन मोटर स्किल है उन पर काम करना शुरू करेगा। पूर्वानुमान का सिद्धांत। ये बोलते हैं ना कि पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं विकास की दिशा का, कि बच्चा लंबा होगा, मोटा होगा। ये बोलते हैं, सुना होगा आपने कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। मतलब छोटी उम्र में ही बच्चे का पता चल जाता है कि ये कैसा बनेगा आगे बड़ा होके। एकीकरण का सिद्धांत। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो उसे एकीकरण का सिद्धांत बोलते हैं। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत देखो भाई, इसमें बोल रहा है कि बच्चे का विकास व्यक्तिक भिन्नता के अनुसार चलता है। विकास तेज गति, मतलब सभी बच्चों का विकास अलग अलग होता है, कभी किसी में तेज कभी मंद हो जाता। शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति से भिन्नता का सिद्धांत यही है भी। गति है जो शरीर के विकास की, वो कभी तो मंद होती है और कभी क्या होती है, तेज होती है। कभी शरीर का कोई अंग बढ़ रहा होता है तो कभी कोई। इस प्रकार अंगों का विकास भी क्या होता है, अलग अलग होता है। वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। ये देखो एक बार ध्यान से। विकास में बालक द्वारा अनुकरण किया हुआ मार्ग सीधा और रेखीय नहीं होता, और किसी भी अवस्था में विकास स्थिर या नियमित गति से नहीं होता। जब बच्चे का विकास एक निश्चित स्तर तक हो जाता है तो संभावना रहती है कि विकासात्मक प्रगति रुक जाती है। अतः आगे प्रगति करता विकास में वर्तुलाकार नमूने में पीछे की ओर घुमाव होते हैं, फिर आगे की ओर प्रगति करते हैं। विकास कभी भी रेखीय नहीं होता। मतलब ये विकास कभी ये नहीं होता कि ऐसे चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। विकास की गति क्या होती है, ऐसी होती है,
ठीक है, कभी मंद कभी तेज, कभी मंद कभी तेज, ऐसे चलती रहती है। आगे देखो, अंतः संबंध का सिद्धांत। विकास संपूर्ण रूप से होता है। वृद्धि और विकास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि व्यक्ति संपूर्ण तौर पर बढ़ता और विकसित होता है। उसका शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक विकास, अन्य मतलब सभी विकास है वे आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। जो हमारा शारीरिक विकास है, सामाजिक विकास है, बौद्धिक विकास, वो सभी विकास क्या है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक विकास, मानसिक विकास सही है तो हमारा सामाजिक विकास सही होगा, सामाजिक विकास सही है तो नैतिक विकास सही होगा। ठीक है, मतलब ये सभी के सभी आपस में क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे है ये बाल विकास के सिद्धांत। ये आगे ये बहुत ज़्यादा बड़ा लेसन है। बाल विकास की थ्योरी दे रखी है इसमें 3-4 ऑथर की, तो ये हम कल की वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हमारा फिर आगे वाला चैप्टर है वो थोड़ा सा छोटा है। फिर हमारा 4th चैप्टर और 5th चैप्टर दोनों को एक साथ इकट्ठा कर देंगे एक वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।